सुनील शुक्ला जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया। भ्रष्टाचार में भी साथ हैं, अपराध में भी साथी हैं, आरोप एक दूसरे पर ही हैं। और आप जुड़े, आप, मेरी चर्चा इस बात पे थी, अवधेश प्रसाद ने खुली चुनौती दी है कि चाहे आप पैसा बंटवा लीजिए बोरों में या प्रशासन लगा लीजिए, 50,000 से ऊपर हम जीतेंगे। मिल्कीपुर भी, और कटेरी छोड़ देते हैं, कटेरी उनका वो डायरेक्ट, जो सीएम ने 2 सीटें ली हैं अपने उस पर वो काम कर रहे हैं कि जो 5 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उसमें है। ये इतना कहां से मतलब हिम्मत आ रही है? कौन सा ऐसा जादू चल रहा है समाजवादी पार्टी का? धन्यवाद पुष्कर जी। जी, देखिए, जो राजनीतिक तथ्य है, वहां किसी भी राजनीतिक दल का विश्वास बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो हाइप क्रिएट किया, जो बड़े पैमाने पर एक माहौल बनाने की कोशिश की, अगर वो माहौल बेअसर रहा, लोकसभा के चुनाव में जब लोगों ने मतदान नहीं किया पार्टी को, न केवल अयोध्या में बल्कि आसपास के लगभग अधिकांश सीटों पर, और जो पार्टी जीत करके आई है उसका तो जो बल है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये इस साल के लोकसभा चुनाव का परिणाम, इसके पहले का इतिहास, अगर आप मिल्कीपुर को देखेंगे तो मिल्कीपुर में आज तक भारतीय जनता पार्टी केवल 2 बार जीती, और उस लहर में भी नहीं जीत पाई है जिस लहर में भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों को जीती थी। कटेहरी की सीट केवल 1 बार जीत पाई है आज तक। राजनीतिक सच्चाई जो है, राजनीतिक तथ्य ये बताते हैं, और इस साल के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो सबके सामने है। जो एक राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है, वह इन मुद्दों से नहीं खत्म हो जाएगा कि साहब लड़की के साथ दुराचार हो गया और उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे, इसमें शामिल थे, उसमें वो शामिल थे। बात अगर आप ये बात करेंगे तो कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की बात है। राज्य सरकार सीना ठोक के कहती है कि देश में सबसे बड़ा बढ़िया कानून व्यवस्था मेरी चल रही है, तो फिर इस तरह घटनाएं कैसे हो जा रही? और अगर इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं तो इसके जिनका आपने उल्लेख किया कि जो पीड़ित पक्ष है वो कितनी बार कहां कहां ठोकरे खाता रहा, कब आपने सुरक्षा देने की बात की, ये तमाम बातें आती है। जो मेरा अपना मानना है कि जो राजनीतिक माहौल इस समय प्रदेश में, प्रदेश के अधिकार, अन्य राज्यों में भी, देश के अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, उस वातावरण को खत्म करने के लिए कोर्स करेक्शन करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही। अभी उन मुद्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है जिन मुद्दों को लेकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी से बड़े संख्या में मतदाता उनसे अलग हो, 9%, 8-9% का गिरावट आई है उत्तर प्रदेश में। ये 8-9% कौन लोग हैं जो 2014, 2017, 2019, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे? लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत बटोरी। 2017 में जो समाजवादी पार्टी केवल 41 सीटों पर सिमट गई थी, 2022 के चुनाव में वह 111 सीटों पर पहुंच गई। कई सीटों पर वह बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारी, उसका मत प्रतिशत बढ़ गया। तो यह अनायास तो है नहीं। जो जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों के लिए जानी जाती है कि भले हिंदुत्व की राजनीति करती हो, चेहरा उसका हिंदुत्व का है, लेकिन वो अपने सामाजिक समीकरणों को साध कर रखती है। वह सामाजिक समीकरण बनाने में समाजवादी पार्टी सफल हो गई। वह अपने जो उसके प्रतिबद्ध मतदाता थे उससे बढ़ करके उन्होंने अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। कहा जाता था कि एमवाई समीकरण से भारतीय जनता समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, वो उससे पूरी तरह से बाहर निकल आई। केवल जो प्रथम परिवार है समाजवादी पार्टी का, उनको छोड़ के किसी यादव को टिकट नहीं दिया। अन्य जो ओबीसी जाति के लोग हैं उनको अपने साथ शामिल कर लिया। अल्पसंख्यकों के लिए इधर समर्पित रही हो गए, उनको भी सीटें दी, लेकिन ऐसा नहीं था उन्हीं को दे दिया। सवर्णों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, और दूसरी तरफ एक एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के साथ चल रही है वो अभी भी है। बीजेपी अपने साथ केवल हिंदुत्व और हिंदुत्व के नाम पे ध्रुवीकरण के अलावा कर क्या रही है? आप गवर्नेंस की बात तो करते नहीं है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों नहीं में नाराजगी है। सुनील जी, मुझे लगता है, मैं यहाँ पे इसलिए भी टोक के आपको एक छोटा सवाल दे रहा हूँ
सीएम योगी की पहचान हिंदुत्व से ज्यादा पिछले 7 सालों में एक कड़क प्रशासक और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही बीजेपी ने उसको पोस्ट किया हो। आप क्योंकि लगातार हमारे साथ चर्चा में रहे तो आप इस बात को कई तथ्यों से गिराते भी हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसे, तो ये तो एक बड़ा ब्रांड थे ही ना। 24 में फेल हो गए, मतलब 33 सीटें पे आ गए, तो वरना तो योगी जी की पहचान लोगों में यही थी। 22 जीतने का सबसे बड़ा कारण यही था कि सीएम योगी ने पश्चिम से लेकर पूरब तक लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नंबर 1 कर दिया। नहीं, पुष्कर जी भी एक नैरेटिव ही है ना। मैंने बोला इसीलिए नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो में अगर अपराधों को लेकर के उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महिला अपराधों को लेकर के पहले स्थान में है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कैसे कर सकते हैं? ये वही ध्रुवीकरण वाला नरेशन है, वही नैरेटिव है कि जिन अपराधियों के खिलाफ आपने, वो भी अपराधी थे, आपने कार्रवाई की, बहुत गलत, लेकिन जिस तरीके से आपने कार्रवाई की वो सिविल सोसाइटी की भी एक प्रतिक्रिया है। अगर पुलिस अभिरक्षा में, जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी अपराधी की हत्या हो जाएगी, हो सकता है कि आपका समर्थक आपसे संतुष्ट हो जाता हो, होता भी है, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज, सिविल सोसाइटी आपसे सहमत हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप ये तर्क देते हैं कि अरे भैया अपराधी तो मार दिया गया, तो क्या यह प्रक्रिया सब जगह आपने अपना लिया? क्या प्रदेश के जो कुख्यात अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आपने समान दृष्टिकोण रखा? क्या आपके समय में, आपके संरक्षण में अपराधी नहीं पड़ रहे हैं? जो सजा याफ्ता लोग हैं उनको आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो कैसे आप उस नैरेटिव कैसे बना सकते हैं? और लोग इस बात, आप भले इसको आप एक नैरेटिव बना, लेकिन व्यक्ति महसूस क्या कर रहा है? क्या एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का परिणाम यही है? दूसरी चीज, आपने गवर्नेंस की बात की, मैं अंतिम बात पूरी कर लूं। इनकी पार्टी, माने भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है। क्या यह गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है? इस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 1 दर्जन पेपर लीक हो गए। 21 पेपर लीक करने वाले का कौन सा आदमी जिसके घर बुलडोजर चल गया उसको फांसी हो गई? और आज तक साजिश कहां समझ में? सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शिकायत होने लगी कि साहब वहां कापियां बदल दी गई। तो क्या अगर पेपर लीक हो रहा है या लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है? ठीक है, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक से आपसे समझता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए जो 2 बड़े नैरेटिव, मिल्कीपुर को ही अगर हम केंद्र में रखें उस चुनाव को, तो 2 बड़ी बातें निकल गई। भाई यूपी में बीजेपी अगर चुनाव लड़ने जाए, चाहे उपचुनाव में जाए, चाहे जनरल चुनाव में जाए, चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी जो सुनील शुक्ला, दोनों बातों पे गिरा रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुत्व का नैरेटिव 2024 में आपने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद देख लिया क्या हाल हुआ, वहीं आ रहे। और उन्होंने बड़ी मजबूती से, आपने सारे उनके तर्क सुने, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि भाई ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जो कुछ लोगों के लिए चल रहा है? पेपर लीक कहां गया, या और भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उनमें कहां पे है? क्योंकि आप सिर्फ एक ही नैरेटिव चलाते हैं, हिंदू मुसलमान। देखिए, कोई सरकार ऐसी उत्तर प्रदेश में है जिसमें पेपर लीक न हुए हों? कोई एक सरकार गिना दे मुझे कि जिसकी सरकार रहते हुए पेपर लीक नहीं हुए हैं। लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद जो कठोर कार्रवाई हुई वो किसकी सरकार में हुई? लोगों की अरेस्टिंग किसकी सरकार में हुई? ये कौन गिनाएगा? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि कितने बुलडोजर। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर चलाओ तो दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, आप तो चला ही रहे हैं। हर बुलडोजर पे है, हर बुलडोजर पर आप बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अरे आप बुलडोजर सुनिए ना, आप रुके कैसे नहीं रुके? आप बुलडोजर चलावे पर सवाल और बुलडोजर न चलाओ तो सवाल। बुलडोजर चलाने पर क्या सवाल थे? नहीं, यही मीडिया कवरेज में आया कि परिवार सेलेक्टिव चलते थे ना। सेलेक्टिव क्या चलेंगे इसमें? सेलेक्टिव का क्या बुलडोजर सरकार की मनमानी कार्रवाई है क्या? यदि मैं अपराधी हूं और मेरा घर नियमानुसार बना हुआ है नक्शे पास से, तो सरकार गिरा देगी क्या? ये तो मकान उन्हीं के गिराए जा रहे हैं जिन्होंने कब्जा किया और बिना नक्शे के मकान हैं। यदि ऐसा कोई अपराधी है उत्तर प्रदेश में कि जिसके नियमानुसार बने हुए हैं मकान और उन पर बुलडोजर न चलाओ, तो बताओ मुझे एक। अरे भाई, कानूनी कार्रवाई कहां होगी? जहां आप कमजोर हैं। और कमजोर आप ये हैं कि जहां सरकारी जमीनों पे आपने कब्जे कर लिए या बिना नियमानुसार आपने कोठियां बना ली, तो वहां सरकार नोटिस दे रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि शाम को लेकर के बुलडोजर चली गई। आप सरकार का ये नैरेटिव रखते रहिए,
जो सुनील जी ने एक बड़ा लॉजिक दिया, बोले आपके मंत्री या तो पूर्व मंत्री या मंत्री जो सर्विंग कैबिनेट में है वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पे है। मोती सिंह ने कहा खुद चिट्ठियां लिख रहे हैं एमएलसी, बीजेपी के एमएलसी लिख रहे हैं। बिल्कुल। मैं संजय निषाद तक जाऊंगा ही नहीं, खुद मतलब आप ये बताइए कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी जी से मिलते हैं, एक तो 4 फाइल लेकर के जाते हैं, योगी जी मना कर देते हैं काम से, तो अनुप्रिया पटेल का लेटर आ जाता है। तो कहे ऐसे लोगों को रखें। अरे आप केंद्र से लेके यहाँ तक, अब यही तो है दिक्कत आ रही है। भाई आप ये तो बताइए 251 सीटें लेके बैठे मैं हैं वही आप। कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में लाए, बाबा जी को लिया विश्वास में क्या? मुख्यमंत्री को भरोसे में। अब आप सुनील जी वाली बात कर रहे हैं। सुनील जी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये देखना पड़ेगा ना। 2022 के चुनाव जब आए, तमाम हम लोग फील्ड में थे, बीजेपी का कार्यकर्ता क्या कहता था कि आप ब्यूरोक्रेसी से वोट डलवा लीजिए, चुनाव आपकी ब्यूरोक्रेसी लड़ेगी। किसी आश्वासन था ना। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ऑफ द रिकॉर्ड 1 नहीं 150 बार कहा। नहीं, कार्यकर्ता कह रहे थे, मेरी हजारों कार्यकर्ताओं से बात हुई, वो कह रहे डीएम डलवा ले, एसएसपी डलवा ले वोट। जब हम लोगों की थाने स्तर पर नहीं सुनी गई, एसएसपी लेवल पर नहीं सुनी गई, डीएम लेवल पर डलवा ले वो वोट, अस्वस्थ होकर के ठीक है कार्यकर्ता मान गए। आपके पास समय था 2022 से 2024 के बीच, क्या किया आपने ब्यूरोक्रेसी के लिए? जब आपके चीफ सेक्रेटरी ये आदेश पारित करते हैं कि विधायक का और एमपी का प्रोटोकॉल क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी के अफसर समझें क्यों देना पड़ा प्रोटोकॉल, कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं तो बेलगाम थी, हो रही थी, और अब भी यही स्थिति है। आप ये बताइए कि एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक उपचुनाव होता है, पश्चिम में हार जाते हैं आप, उन्हीं के क्षेत्र में उपचुनाव हार जाते हैं, समीक्षा बीजेपी नहीं करती है, ऊपर से गुजरात लॉबी किसी को बैठा देगी, हो जाएगा काम। ये थोड़ी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी चुनाव न जीता हो, आपने इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष की कमान आपको दे दी, और पहला चुनाव उनके क्षेत्र में वो एमएलसी रहे, वो अरे एमएलसी होना, मैं चुनाव में काम करते क्या रहे। अरे मैं 20 एग्जाम्पल दे दूं जहां ब्यूरोक्रेसी के अफसर प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुन रहे थे, फोन काटे हैं। कार्यकर्ता इस बात से आहत था कि एसपी सुनने तैयार नहीं, डीएम सुनने तैयार नहीं प्रदेश अध्यक्ष की।